नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमने अध्ययन किया था एचो अयवायवः संधि का और ये सूत्र हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं अदेंग गुणः है 1 1 2। इस सूत्र की संख्या है अदेंग गुणः है, संख्या है 1 1 और 2। अदेंग गुणः है। अदेंग गुणः का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा साथियों अत एंग गुणः है। ये संधि विच्छेद हुआ, अत एंग गुणः है। इससे स्पष्ट हुआ अत तथा एंग को गुण कहा जाता है। अत तथा एंग को गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। अब जो अत है, अत इसके विषय में आगे देखते हैं। और जो एंग है, एंग मीन्स, एंग का मतलब होता है साथियों, एंग मीन्स ए और ओ, ए और ओ, ए और ओ को एंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट सूत्र आता है, जिस सूत्र के माध्यम से हम अत के विषय में जानेंगे। अत तो वह है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य सूत्र की संख्या है 1 1 77, 1 1 70, 1 1 70। अब इस सूत्र की हम संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो हुआ तपरः और तत्कालस्य, तत्कालस्य, तपरः तत्कालस्य। तो इसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट हुआ, तपर तत्कालस्य, उस काल का तपर, उस काल का तपर। किस काल का? तो हमने पढ़ा था उकालो अजरिस्व दीर्घ, उकालो अजरिस्व दीर्घ प्लुतः है। ये सूत्र हमने पढ़ा था, संज्ञा सूत्र। तो ये काल किसका बोध कराता है? उस काल का तपर, उस काल का तपर। किस काल का तपर? काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋस्व, दूसरा दीर्घ और नंबर 3 प्लुत। जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है ऋस्व स्वर कहलाता है, जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है, और जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो यहां तक की बात हम समझ गए। अदेंग गुणः को हमें समझना है। वैसे स्पष्ट रूप से हम जाने तो अत, अत का मतलब होता है ऋस्व ए, ऋस्व ए। तो अदेंग गुणः अत तथा एंग को गुण कहा जाता है। अत का मतलब ऋस्व ए और एंग का मतलब ए और ओ। तो गुण किसे कहा जाएगा साथियों? ए और ओ, इन 3 को गुण कहा जाएगा। ये यहां पर एक सार रूप में हमें पता चल गया कि गुण किसे कहा जाएगा? ए और ओ को गुण कहा जाएगा। अब हम अत के विषय में जान रहे हैं इस परिभाषा सूत्र के माध्यम से कि ये परिभाषा सूत्र
क्या बता रहा है? तपरस तत्कालस्य। तो इसका संधि विच्छेद किया, तपर है तत्कालस्य, उस काल का तपर, उस काल का तपर। तो काल के आधार पर स्वर 3 के प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। अब जानते हैं तपर क्या होता है। तपर क्या होता है इसके विषय में हम जानेंगे। तय के पर में जो है वह तपर, तय के पर में जो है वह तपर, और तय जिसके पर में है वह तपर। तय जिसके पर में है वह तपर, तय जिसके पर में है वह तपर, और तय के पर में जो है वह तपर, वह तपर। तो अब साथियों जानते हैं, देखिए यहां पर लिख रहे हैं अत, एंग और गुण है। अत, एंग, गुण है। यहां पर देखिए तय, तय के पहले क्या है? तो ये तपर, और तय के बाद में क्या है? ए और ओ, ये तपर। तो यहां पर जो ए है ये ह्रस्व ए अपने अनुदित सेवर्ण से चा प्रत्यय अपने 18 प्रकार के स्वरों को ग्रहण करेगा, और इसी प्रकार से ये तय के पर में जो ए और ओ है ये भी अपने सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे, ये भी अपने सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे। तो ये क्या है? ए और ओ, ये क्या है साथियों? ये दीर्घ हैं। ये क्या है? दीर्घ हैं। तो ये भी अपने सेवर्णियों को ग्रहण करेंगे। तो तय का मतलब होता है, यहां पर तय बता रहा है कि यहां पर जो ह्रस्व स्वर अपने सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे, और इधर जो दीर्घ स्वर हैं अपने सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे। तो ये तपर इस बात को बता रहा है, इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा है, इस व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है साथियों, जो अप्रत्यय अण होंगे वे अपने सभी प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे, वे अपने से सभी प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करेंगे। तो समझ गए होंगे आप। तय, यहां पर तय है, इससे पहले जैसे ए है तो ये तपर, और तय के बाद में ए और ओ है तो ये तपर। तो कहने का मतलब तय ज्ञान कराता है यहां पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर का। ठीक है साथियों, देखिए तय के पर में जो है वह तपर, और तय जिसके पर में है वह तपर। ठीक है, यही बात हो गई, इससे पहले और इसके बाद, इसको बोलते हैं तपर। तो स्पष्ट हो गया, हमारा अदेंग गुण है सूत्र। कैसे स्पष्ट हुआ जानते हैं। सामान्य सी बात है, इसके माध्यम से हमने जाना कि अत एंग गुण है। यहां पर लिखा साथियों अत, और ये एंग और गुण है। गुण, अत मीन्स ए और एंग मीन्स ए और ओ। एंग प्रत्याहार में ए और ओ आता है, और अत में ए। तो इन तीन को क्या कहा जाएगा साथियों? गुण कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? गुण कहा जाएगा, गुण कहा जाएगा। ठीक है, तो अत का मतलब क्या हो गया? ए। तो देखिए तय के पहले जो है वो तपर, और तय के बाद में वो है वो तपर। ठीक है, ये हमने किससे जाना? तपरस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य। इस सूत्र से हमें ये पता चला।
इस सूत्र से हमें ये ज्ञान हुआ। वृत्ति है अत इंग से गुण संघे स्यात्। वृत्ति क्या है इसकी? अत इंग से गुण संघे स्यात्। ये अत और इंग गुण संज्ञे हो, अत और इंग गुण संज्ञे हो। ठीक है, तो गुण कितने हैं? गुण कितने हैं? गुण में कितने वर्ण आए? ए और ओ, ये 3 वर्ण आए गुण। गुण किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर होगा ए और ओ, ये गुण कहा जाता है, ये गुण कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है तय परो यस्मात् सेचे। देखिए, तय परो यस्मात् से चे तात्पर्य उच्चार्यमाणे, तात्पर्य उच्चार्यमाण समकालस्य एव, समकालस्य एव संज्ञा स्यात्, संज्ञा स्यात्। समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, तय पर है यस्मात्, जिसके, तय जिसके पर में है, अथवा तात परस्य उच्चार्यमाण है, और तय के बाद जो उच्चारण किया जाने वाला समकाल से, समकाल की ही संज्ञा स्यात्, संज्ञा हो, समकाल की संज्ञा हो। तपर तत्कालस्य, तपर है तत्कालस्य। तपर किसको कहा जाता है? जो उस काल का ज्ञान कराता है। किस काल का? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का ज्ञान करवाता है, उसे तपर कहा जाता है, उसे तपर कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो हमें पता हो गया कि अदेंग गुण क्या है। अदेंग गुण है साथियों, अत इंग गुण है। ठीक है, और गुण कितने हुए? गुण हुए साथियों ए और ओ, इसको गुण कहा जाता है। तो साथियों, हमने गुण के विषय में जाना। गुण कितने होते हैं? गुण 3 होते हैं, ए, ओ और ए। गुण कितने होते हैं साथियों? अदेंग गुण है। इस सूत्र से हमने गुण के विषय में जाना कि गुण कितने होते हैं, ए और ओ, ये 3 गुण होते हैं। अब इन 3 गुणों को हम स्पष्ट रूप से लिखते हैं साथियों। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों? ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ठीक, कंठ है। ए का निर्माण किससे हुआ? ए धन ई, इन 2 अक्षरों से निर्माण हुआ ए का, तो इसका ए का उच्चारण हुआ कंठ है और ई का उच्चारण हुआ तालु। यह हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट ओ, तो ए धन उ, इन 2 से किसका उच्चारण हुआ? ओ। उच्चारण स्थान इसका क्या है? कंठ है और इसका ओष्ठ, ओष्ठ है। तो ये हमने जाना। तो देखिए ध्यान से कि जो गुण हैं वो 3 हैं, ए और ओ, ये 3 गुण हुए। अब नेक्स्ट सूत्र आता है हमारा आद गुण है। क्या सूत्र आता है? आद गुण है। ये सूत्र है 6-1-87, 6-1-87। ठीक है, क्या है? आद गुण है। आद, इसमें क्या है?
पंचमी विभक्ति एक वचन है। पंचमी विभक्ति एक वचन है आद में। कैसे? जैसे हम लिखते हैं जैसे राम, ठीक है, राम, तो इसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? रामात। रामात में क्या जोड़ दिया? आत। क्या जोड़ दिया साथियों? आ और ते, रामात। जैसे हम बालक लिख रहे हैं बाल और आगे वाला के हमने इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। तो हम इसकी पंचमी कैसे अलग कर लिया, तो पंचमी बनाएंगे तो क्या होगा? आठ। क्या होगा? आठ, ठीक है। तो जैसे पंचमी एक वचन क्या हुआ? रामात या रामात। रामात क्यों हुआ? वावसाने सूत्र से विकल्प से रामात हो जाता है। तो ए जो है इसकी पंचमी विभक्ति क्या हुई साथियों? आत या आद। आत या आद, समझ गए हैं? अब आत का मतलब, आत का मतलब होता है अवर्णात। अवर्णात, अवर्ण से। ए की पंचमी विभक्ति क्या हुई? आत हुई साथी, ऐसे, अवर्ण से। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत, अवर्ण से। तो जो हमारा पहला सूत्र क्या था? इको यणची। इको यणची, ये सूत्र था हमारा 6177। तो इस सूत्र से हमने जो अची है अनुवर्ती के रूप में हम यहां पर लेकर के आएंगे। कैसे साथियों? देखते हैं अभी। तो जो आद के विषय में हमने जान लिया कि जो आद है ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, बस इतना हमें जानना है। जैसे राम से रामात, बालक से बालकात, तो ऐसे आत। एक ही पंचमी विभक्ति क्या होगी साथियों? आत होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अवर्णात अची परे। अवर्णात अची परे पूर्व पर्यो एक गुण है आदेश। अवर्णात अची परे, जिसे हम लिखें इसको आद गुण है अची, इस प्रकार से क्या लिखें? अवर्णात अची परे। अवर्णात अची परे पूर्व पर्यो एक गुण आदेश। पूर्व पर्यो एक गुण आदेश भाई ए वर्ण के बाद में अच हो, ए वर्ण के बाद में अच हो और पूर्व पर्यो पहले और बाद वाले के स्थान पर एक गुण आदेश, एक गुण आदेश हो। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों? जैसे आद के पर में यहां पर अची हो तो क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। जानते हैं, अभी देखिए इस सूत्र के विषय में जानते हैं, इसके विषय में जानते हैं, बहुत ही सरल तरीके से जानते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं उप धन इंद्र, उपधन इंद्र है, तो अवर्णात, जो अवर्ण है ये ए और आ दोनों का बोध कराता है। ए तथा आ दोनों का बोध कराता है, ठीक है। ए तथा आ दोनों का बोध कराता है। और अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है साथियों? स्वर। तो देखिए उपधन इंद्र है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है कि पूर्व पर्यो, ये पहले वाला वर्ण और पर्यो बाद वाला वर्ण,
इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो ऊपर, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ऊपर धन है, इस प्रकार से अलग अलग भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, ऊपर हलंत और ए अलग कर दिया यहां से, ठीक। और यहां पर इंद्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है प्रति, कि पूर्व ए परयो बाद का ई, इन दोनों के स्थान पर एक गुण है आदेश के साथ, एक गुण आदेश होगा। तो गुण क्या है साथियों, ए और ओ, ये तीन गुण हैं, ये तीन गुण हैं। तो ये क्या कह रहा है कि पूर्व पहले वाले, परयोग बाद वाले के स्थान पर एक गुण आदेश है साथ, इन दोनों का एक गुण आदेश होगा। तो ए और ई दोनों का क्या होगा, गुण होगा। क्या होगा गुण, अब गुण क्या होगा, अब इस विषय में जानेंगे हम कि गुण क्या होगा। अब देखिए साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर ए का उच्चारण स्थान क्या है साथियों, कंठ, ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो दोनों मिल रहे हैं, इस ए में दोनों मिल रहे हैं, क्या, ए ई दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। तो क्या हुआ यहां पर गुण साथियों, ए हुआ गुण। तो इस ए और ई के स्थान पर एक गुण आदेश से साथ एक गुण आदेश होगा। कैसे, ऊ पर, ठीक, यही तो। और फिर क्या, ए और फिर आधा न और ध्र, ये हुआ ना, क्योंकि ए और ई पूर्व और परयोग वर्ण के स्थान पर गुण होगा, एक गुण आदेश होगा। तो एक गुण आदेश क्या हुआ यहां पर, ए हुआ। तो देखिए ए जोड़ दिया, अब जोड़ दिए साथियों, ऊ पे में ए जोड़ेंगे, उपेंद्र है, इस प्रकार से उपेंद्र है बना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व परयो एक गुण है आदेश साथ, पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। ये सूत्र ऐसा बताता है कि आद गुण है, आद अवर्णार्थ अचि परे पूर्व परयो एक गुण है आदेश साथ। अब नेक्स्ट है, जैसे गंग धन उदकम, गंग धन उदकम, ठीक है। अब यहां पर देखिए साथियों, गंग, इसको अलग हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गंग, ठीक, और आगे लिख दिया है। अब आगे है साथियों उदकम, ठीक। अब देखिए इस पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा, एक गुण आदेश होगा। अब उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं कि गुण कितने हुए, ए और ओ, इन तीनों में से एक होगा, इन तीनों में से एक होगा। तो हम कैसे पता लगाएं कि यहां पर ए होगा कि ए होगा ओ होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर हम पता लगाएंगे कि इसके स्थान पर गुण कौन सा होगा। तो देखिए ए का उच्चारण स्थान कंठ और ओ का उच्चारण स्थान तालु। तो देखिए ओ, ए का कंठ और ओष्ठ ऊ का, तो दोनों को मिलाकर के ओ का निर्माण हुआ। तो यहां पर आदेश क्या हुआ, गुण आदेश क्या हुआ साथियों, ओ, गुण आदेश हुआ ओ। अब हम जोड़ेंगे इसको, तो यहां पर देखिए साथियों गंग, ठीक, गे स्वर रहित। अब यहां पर गुण आदेश हुआ तो यहां पर लिखेंगे ओ और आगे द क म,
पूर्व और पर दोनों वर्ण के स्थान पर गुण आदेश हुआ ओ, तो ओ यहां पर लिखा। अब हम इसको मिला देंगे तो इस प्रकार से मिला देंगे साथियों, गंगोदगम। उद्गम का मतलब होता है जल, गंगा जल, तो गंगोदगम। इस प्रकार से हमारा ये संधि हुई। संधि हमेशा दो वर्णों के बीच में होती है, एक वर्ण यहां का, एक वर्ण यहां का, इन दो वर्णों को मिला करके ही संधि होती है। और ये जो गुण संधि है इसका नाम क्या दिया गया हिंदी में? गुण संधि। हमें पूछा जाए कि गुण कितने होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा ए ओ, ये गुण होते हैं, ये गुण होते हैं। ठीक है, अब आगे अब हिंदी में भी स्पष्ट कर देते हैं कि आद का मतलब होता है ए या आ। ठीक है, इसके बाद में ई या ई हो तो क्या गुण होता है? ए। ठीक, नेक्स्ट ए या आ के बाद में ऊ या ऊ, पूर्व वर्ण पर वर्ण हो तो इसके स्थान पर गुण होगा ओ, इसके स्थान पर गुण होगा ओ। तो ये हिंदी में स्पष्ट हुआ। एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, जैसे महाधन उत्सव है, महाधन उत्सव है, तो यहां पर साथियों पूर्व वर्ण क्या है? आ, और यहां पर पर वर्ण क्या है? ऊ। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो कंठ और तालु, कंठ और तालु। जो आत है, ए वर्ण है, ये ए और आ दोनों का ग्रहण करेगा, दोनों का ग्रहण करेगा। इस ऐसे ए और आ दोनों का बोध होता है, दोनों का बोध होता है। तो यहां पर साथियों क्या हुआ? गुण ओ हुआ। तो हम क्या जोड़ेंगे? यहां पर क्या शेष रहा? मह, धन, ओ, धन, आदात सव, उत्सव है, तो लिखेंगे हम महोत्सव है, ये महोत्सव है बना। जैसे रमा धन ईशे, रमाधन ईशे, यहां पर पूर्व वर्ण क्या है? आ है साथियों, यहां पर वर्ण क्या है? ई। तो दोनों का गुण आदेश क्या हुआ साथियों? ए। दोनों का गुण आदेश क्या हुआ? ए। तो यहां पर लिखेंगे र म ए धन शे, मिला देंगे रमेश, ये संधि हो गई, रमेश है, ये संधि हुई। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको भी रफ कर देता हूं। नेक्स्ट सूत्र आता है साथियों उरण रफर है, ये सूत्र आएगा। उपदेशी अज अनुनासिक इत्स्यात्, ये सूत्र आएगा। आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े तो उसमें जो प्रथम चार सूत्र हैं ए ई उ न रि ऋ ए ओम आई औच, इन चार सूत्रों में स्वर है। इन चार के बाद में जो है उनमें जो ए जो स्वर है वह केवल उच्चारण के लिए है, उच्चारणार्थम, केवल उच्चारण के लिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जैसे उपदेशी अज अनुनासिक इत्स्यात्, उपदेशी अज नुनासिक इत्स्यात्, उपदेशी अज अनुनासिक इत्स्यात्। जैसे हय वरट है, ये है, वे है,
रे और ए और टे। और आगे देखेंगे साथियों, इसके आगे लण, ले ए अर्ण। अब देखिए यहां पर जो ये एस स्वर हैं, ये क्यों यहां पर प्रयोग किए गए? ये यहां पर साथियों प्रयोग किए गए उच्चारणार्थ, केवल उच्चारण के लिए, उच्चारण के लिए प्रयोग किए गए। लेकिन यहां पर जो अनुनासिक ए है, ये लण मध्य तु इट संज्ञक है। लण मध्य जो ये अनुनासिक ए है, ये क्या है? इत संज्ञक है, इत संज्ञक है। तो हमें रे प्रत्यय बनाना है, तो ये हमने रे यहां से लिया, ठीक है। ये जो ए है ये केवल उच्चारणार्थ यहां पर प्रयोग किया गया है। तो आगे हम प्रत्यय बना रहे रे, तो यहां ले के बाद में जो ए, इसको ले लेते हैं, तो यहां पर हमारा क्या बन गया? रे। अब इस रे प्रत्याहार में कितने वर्ण हुए? इस रे प्रत्याहार में वर्ण देखो साथियों, एक तो रे हुआ और एक हुआ ले। रे और ले, ये दो वर्ण हुए, रे और ले। जो रे प्रत्याहार है ये दो वर्णों का बोध कराता है। रे और ले, इन दो वर्णों का बोध कराता है। क्या? रे प्रत्याहार दो वर्णों का बोध कराता है। फिर से देखिए, है या बायराटा, ये सूत्र है। इनमें जो स्वर ए है ये केवल उच्चारण के लिए, केवल उच्चारण के लिए है। और अंतिम जो हल है वो इत संज्ञक होता है, इत संज्ञक होता है। लण में भी अंतिम जो हल है ये इत संज्ञक है। लेकिन जो ए है, ये ए उपदेश अवस्था में अच अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए यहां पर प्रयोग किया गया। उपदेश अवस्था में यदि अच स्वर अनुनासिक हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि रे प्रत्याहार बनाना है, तो हमने रे यहां से लिया, यहां पर ए है केवल उच्चारण के लिए है, और टे इत संज्ञक है। हल अंतिम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई, ठीक है। तो रे और ए जुड़ गया तो रे प्रत्याहार बना। रे प्रत्याहार में कितने वर्ण आए? देखिए, रे और ले। अब जो रे प्रत्याहार है अपने कितने वर्णों का बोध कराता है? 18 प्रकार की तो रे हुई और 12 प्रकार का लय हुआ, तो इसे 30 प्रकार के वर्णों का बोध कराता है, ठीक है। ये हमने जाना कि रे प्रत्याहार से हमें मालूम चला कि ये दो वर्णों का बोध कराता है, रे और लय, रे और लय, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे लण सूत्रस्थ अवर्णीन से उच्चार्यमाण रेफ है, लिख देता हूं साथियों। लण सूत्रस्थ है, लण सूत्र में स्थित अवर्णीन से, अवर्णीन से, अवर्ण के साथ, लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ, ये अवर्ण, ये अवर्ण के साथ उच्चार्यमाण है, उच्चार्यमाण है रेफ, उच्चार्यमाण है रेफ मीन्स रे, रे प्रत्याहार, रलयो संज्ञा साथ, रलयो मीन्स रे और ले संज्ञा साथ, रे और ले की रलयो संज्ञा साथ, रलयो संज्ञा हो, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कौन सी संधि को स्पष्ट करने के लिए हमने इतना सब जाना कि जैसे हमारी संधि है कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि, इसको जानने के लिए हमें इतना जानना पड़ा, ठीक है। अब रे प्रत्याहार कैसे बना ये हमने जाना, और रे प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, रे और लय, ये हमने इससे जाना कि लण सूत्र में स्थित ए वर्ण के साथ उच्चारित किए जाने वाला रेफ है उसकी रलयो संज्ञा होती है, रे और लय ये संज्ञा होती है, दो वर्णों की संज्ञा होती है,
ठीक है, ये हमने जाना। अब आइए देखिए, अब नेक्स्ट है साथियों पूरण रफरह। ये सूत्र है पूरण रफरह। ये क्या बताता है, इसका संधि विच्छेद करते हैं उ और अण रफरह। उ अण रफरह। उ का मतलब जैसे पितरी शब्द है, पितरी का षष्ठी एकवचन क्या होगा साथियों, पितु। जैसे मातरी है, मातरी का षष्ठी एकवचन क्या होगा, मातु। ठीक है, और री का षष्ठी एकवचन क्या होगा, उ। री का षष्ठी एकवचन क्या होगा साथियों, उ। तो ये उ क्या है, षष्ठी एकवचन है। किसका है, री का है, री का है। तो क्या ये षष्ठी एकवचन किसका है साथियों, री का है। तो री षष्ठी एकवचन री है। तो हम अब क्या करेंगे, ऋकारस से स्थाने अण लिखेंगे, ऋकारस से स्थाने अण हो। देखिए कौन सा अण, ये देखिए उ मीन्स षष्ठी एकवचन। उ का मतलब क्या होता है साथियों, री है, क्या होता है, री। हमें इससे जाना, जैसे पितरी शब्द है, इसका षष्ठी एकवचन क्या हुआ, पितु। तो पहले से ये री का क्या हुआ, उ। मातृ मातु, री का उ। री का क्या हुआ साथियों, उ हुआ। तो ऋकार से स्थान, ऋकार के स्थान पर अण होने पर, ऋकार के स्थान पर अण हो तो अंत में रफर है, अंत में बाद में, पहले मीन्स बाद में रे हो, रफर हो, रे जरूर आएगा, रे अवश्य आएगा। तीसों प्रकार के ऋकार के स्थान पर अण होगा, उसके बाद रे ले भी जुड़ेगा। ऋकार के स्थान पर अण हो तो 30 प्रकार, तीसों प्रकार के जो री के स्थान पर अण होगा उसके बाद रे ले भी जुड़ेगा। रफ रह, रफ रह का मतलब रे और ले। ये हमने जाना रे प्रत्याहार से, क्या जाना, रे प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, रे और ले। ये अपने 30 प्रकार के सेवाड़ियों का ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं इसके माध्यम से कृष्ण और रिद्धि, इसकी हमें संधि करनी है। तो पूर्व वर्ण यहां पर क्या है साथियों, ए, और पर वर्ण क्या है, री। तो इसके स्थान पर गुण क्या होगा, गुण के कितने वर्ण हैं, ए ओ, ये गुण है। ठीक है, अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर ए, अपने ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, लेकिन री का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। इसमें देखिए मूर्धा कहीं भी नहीं है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है साथियों, री का मूर्धा है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल ए को लेना है, यहां से गुण क्या लेना है साथियों, ए। ठीक है, अब ए क्या है यहां पर, अण, क्या है अण, ए ई उ, री ली, ए ओम, ये जो सूत्र है ए ई उ न, तो अण, ए क्या है यहां पर, अण है, ए ई उ न। तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, ए ई उ, 3 आते। ठीक है, तो कह रहा है कि ऋकार से स्थाने अण, ऋकार के स्थान पर अण हो तो बाद में रफर जुड़ेगा, रफर जुड़ेगा। कौन सा सूत्र आया हमारा, पूर्ण रफर है। तो इसके बाद में क्या जुड़ जाएगा, रे। क्या जुड़ेगा साथियों, रे।
तो क्या बना ये अर, अर बना। उरण रफरे से अर बना। कैसे कि रिकार के स्थान पर अण हो, रिकार के स्थान पर अण हो तो अंत में बाद में पर है, बाद में रफर जुड़ जाएगा, तो ये हो गया अर। तो अब देखेंगे साथियों, कृष्ण धन अर धन दी, तो क्या हुआ ये कृष्ण धी, ये संधि हुई। तो साथियों नेक्स्ट एग्जाम्पल है तब धन नृकार है, तब धन नृकार है। तो यहां पर पूर्व वर्ण क्या है ए, और यहां पर परवर्ण क्या है लृ। इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा। क्या होगा? एक गुण आदेश होगा। यहां पर क्या होगा? एक गुण आदेश होगा, और गुण कितने होते हैं? ए और ओ। तो यहां पर ए का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? कंठ। लृ का उच्चारण स्थान दंत। यहां पर देखिए कंठ तो तीनों में मिलेगा, ये कंठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ, लेकिन दंत नहीं है। तो यहां पर जो ए गुण है इसको हम यहां पर लेंगे ए गुण। ठीक है। अब जो लृ है, तो जो रे प्रत्याहार है ये कितने वर्ण का बोध कराता है? रे और ले, इन दो वर्णों का बोध कराता है। ये किससे पता चला हमें? उरण रफरह है, उरण रफरह है, इस सूत्र से हमें पता चला। तो हम लृ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। तो यहां पर हम कौन सा वर्ण लेंगे साथियों? ले लेंगे। तो यहां पर ले हमने लिया। अब देखिए त व धन, सॉरी, त व धन अल धन कार्य है। तो ये हमारी संधि बनी तवल कार्य है। क्या बनी साथियों? तवल कार्य। अब ब्रीफली संक्षिप्त रूप से हम इस अधेन गुण और आद गुण है इसको संक्षिप्त रूप से जानेंगे कि ये वास्तव में है क्या। अधेन गुण का मतलब हुआ गुण, अधेन गुण का मतलब हुआ गुण कितने होते हैं? ए और ओ। आद गुण है, आद गुण है। आद गुण का मतलब हुआ, आद का मतलब ए और आ, इसके बाद में क्या हो? अच हो। तो इसके स्थान पर, इसके स्थान पर पूर्व परयोग, ये पूर्व वर्ण और ये परवर्ण। जैसे राज, इधर लिखता हूं साथियों, राज धन इंद्र है। यहां पर पूर्व वर्ण यह है और परवर्ण यह है। इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा, एक गुण आदेश होगा, एक गुण आदेश होगा, आदेश है, एक गुण आदेश होगा। तो आद का मतलब ए, तो ए अब ए और आ दोनों का बोध कराएगा। तो ए आ के बाद यदि ई या ई हो तो गुण ए होगा। ठीक है। और ए या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो गुण क्या होगा? ओ। और ए या आ के बाद यदि री हो तो इसको गुण नहीं कह सकते, क्योंकि गुण तो केवल ए ही होगा। ये उरण रफरे से इस री का क्या हो गया? रे हो गया, और इसमें से क्या हुआ? अर, तो ये अर बना। ठीक है। और ए और आ के बाद यदि लृ हो तो उरण रफरे सूत्र से लृ का लय हुआ, और ये बना अल। क्या बना साथियों? अल। इस प्रकार से
हमने संक्षिप्त रूप से जाना, क्या जाना कि ये जो अदेंग गुण और आद गुण से संधि किस प्रकार से होती है। तो यहां पर देखिए राज और इंद्र है साथियों, तो राज धन इंद्र, इसका अंतिम वर्ण ए और इसका प्रथम वर्ण ई, दोनों मिलकर के ए बना। तो हम लिखेंगे साथियों राज धन, गुण लिखेंगे ए और धन आदा न और द्र, अब जोड़ देंगे राजेंद्र है। ये हमारी संधि हो गई, संधि हो गई। जैसे होलिका धन उत्सव है, होलिका धन उत्सव है, पूर्व वर्ण यहां पर आ और पर्व वर्ण यहां पर उ, पूर्व और पर्व वर्ण दोनों के स्थान पर एक गुण होगा। यहां पर ये या कंठ, ये ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ का गुण क्या होगा साथियों, ओ। तो अब हम इसको मिला देंगे, क्या मिलाएंगे, क्या बनाएंगे इसका, ली के, ठीक है, क्योंकि हमने यहां आ लिया। नेक्स्ट गुण क्या बना, ओ और फिर लिखेंगे आधा तय सैव, ठीक। अब मिला देंगे होली कोत्सव, इस प्रकार से ये संधि बनी, ये संधि बनी। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।